नमस्कार विद्यार्थियों, विवेकानंद आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखो, कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से, देखिए द्विध्रुव की बात कर रहे थे हम, है ना। और द्विध्रुव की दो कंडीशन थी, एक तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। द्विध्रुव, अगर आपके पास में द्विध्रुव है ना, तो वो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो अक्षीय स्थिति में क्या होता है, अगर आपके पास में द्विध्रुव है तो द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे हम, है ना। तो वो क्या निकली थी हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली थी ई अक्षीय, बराबर क्या आई थी हमारे 2 एपी वेक्टर अपॉन आर की घात 3, ठीक है। ये हमारी अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की गई है ना, वो ये आई थी। अब अपन बात करते हैं, अगर द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु उपस्थित है, निरक्षीय स्थिति या फिर विषुवतीय स्थिति, या फिर कह सकते हैं जो द्विध्रुव है उसके तल पर स्थित कोई बिंदु, है ना, अक्ष पर नहीं होना चाहिए। निरक्षीय, विषुवतीय या तल पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड कंडीशन, निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय या विषुवतीय या तल पर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, विषुवतीय या तल पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, हमें एक द्विध्रुव बनाना पड़ेगा। द्विध्रुव किस प्रकार से होता है, आपको पता है द्विध्रुव की परिभाषा क्या होती है। द्विध्रुव क्या होता है, बेसिकली दो विजातीय आवेश है, विपरीत प्रकृति के आवेश है, जिनके परिमाण क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, और उनके मध्य की दूरी है वो क्या होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। तो उससे बनने वाला निकाय हमारा क्या कहलाता है, द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है, और एक बी बिंदु पर ले लिया, इस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक द्विध्रुव बना रहे हैं। इनके मध्य की दूरी क्या हो जाएगी, द्विध्रुव की मध्य की दूरी क्या होती है, द्विध्रुव में जो आवेश होते हैं उनके मध्य की दूरी क्या होती है, 2a होती है। तो इनके मध्य की दूरी क्या हो जाएगी, 2a हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अपन यहाँ पर अक्ष पर कोई बिंदु नहीं ले रहे हैं, अपन निरक्षीय या विषुवतीय या फिर तल पर कोई बिंदु ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहे ऊपर ले सकता हूँ बिंदु, चाहे नीचे ले सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऊपर एक बिंदु ले लिया यहाँ पर, है ना। इस बिंदु को मैंने मान लिया बिंदु P, और इस बिंदु पर आवेश का मान मैंने मान लिया Q नॉट आवेश इस बिंदु पर उपस्थित, ठीक है। तो इस बिंदु पर इस विद्युत, ये जो द्विध्रुव है, ये डाइपोल है, इस डाइपोल के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर दो बिंदु है, बिंदु ए और बिंदु बी। बिंदु ए पर आवेश है माइनस का Q, बिंदु बी पर आवेश है प्लस का Q, ठीक है। अच्छा, ये जो द्विध्रुव है इसके मध्य में ये केंद्र बिंदु मैंने मान लिया, ये कौन सा बिंदु है, केंद्र बिंदु, बिंदु O। तो ये बिंदु O बेसिकली क्या कर रहा है, इस द्विध्रुव की जो ये रेखा है, दूरी है, इसको क्या है, समान दो भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल दूरी कितनी है, 2 है ना, तो दो भागों में बांट देगा, तो ये तो हो जाएगी A, और ये भी क्या हो जाएगी A। मध्य बिंदु है तो इसको दूरी को समान दो भागों में काट देगा, ठीक है। अब बी बिंदु से एक लंब खींचते हैं जो कि ओ बिंदु पर मिल रहा है। इस लंब की लंबाई अपन ने मान ली, कितना लंबाई है, आर लंबाई का लंबाई, ठीक है। आर दूरी पर स्थित बी बिंदु और ओ बिंदु के मध्य की दूरी कितनी मान ली, आर दूरी पर स्थित, ठीक है। अब देखिए, अब बी बिंदु से सबसे पहले बी बिंदु पर जो आवेश है प्लस क्यू, ये प्लस क्यू आवेश क्या कर रहा है, पी बिंदु पर उपस्थित क्यू नॉट आवेश के ऊपर बल लगा रहा है, और बल लगाएगा तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए,
ये प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। आपको पता है बल की दिशा जिस तरफ होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी उसी तरफ होती है। प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर भी देखिए प्लस क्यू नॉट है, तो दोनों ही क्या है, सजातीय आवेश है। सजातीय आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा, इसको धक्का देगा, प्रतिकर्षित कर रहा है, तो इसको इस तरफ धक्का देगा, ठीक है, इस तरफ बल लगाएगा। और इस ये देखिए जिस दिशा में बल होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, उसी तरफ होगी। यहाँ पर ये ई ए वेक्टर आ जाएगा, सॉरी ई बी वेक्टर ना, ई बी वेक्टर, ठीक है। तो ये बी बिंदु पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बी बिंदु पर उपस्थित क्यू नॉट आवेश पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आ गई है ई बी वेक्टर आ गई। अब इसी प्रकार से ए बिंदु पर आवेश है माइनस क्यू और पी बिंदु पर आवेश है क्यू नॉट। तो देखिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बीच आती आवेश है। बिंदु आवेश हमेशा धनात्मक होता है, तो ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों ही क्या है, बीच आती आवेश है। तो बीच आती आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, है ना। तो ये इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो अपनी तरफ बल लगाएगा, और जिस दिशा में बल होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी क्या होगी, उसी दिशा में होगी। तो जब क्या है, ये बिंदु पर लगाना, ये बिंदु की तरफ ए बिंदु की तरफ लगाना, तो ए बिंदु की तरफ बल लगेगा, इस आवेश को ये आवेश अपनी तरफ खींच रहा है ना, तो इस दिशा में बल लगेगा। ई ए वेक्टर, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, ई बी वेक्टर है, इसकी दिशा इस तरफ, ई ए वेक्टर है, इसकी दिशा इस तरफ। हमें क्या निकालना है, बिंदु पी पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, ठीक है। बिंदु पी पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, अगर इन दोनों, देखिए इन दोनों की दिशा है एक दूसरे की मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, मतलब इनके मध्य कुछ कोण बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर अपन इन दोनों के मध्य एक रेखा खींच लेते हैं, इन दोनों के मध्य एक रेखा खींच लेते हैं, जो इन दोनों के मध्य जो कोण बन रहा है उस कोण को समान दो भागों में बांट रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर भी थीटा कोण होगा और यहाँ पर भी थीटा कोण होगा, इन दोनों के बीच में एक रेखा खींची है, ठीक है, ई ए वेक्टर और ई बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में एक रेखा खींची है जो इन दोनों के मध्य का जो कोण है उसको समान दो भागों में बांट रही है। तो ये भी कोण थीटा हो जाएगा और ये भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं ई ई बी वेक्टर है, इस ई बी वेक्टर के घटक करना चाहूँ, घटक निकालूंगा, फैक्टर निकालूंगा, तो वो क्या निकलेंगे, देखिए दो तो होता है, देखिए जहां से कोण बनता है ना, देखिए कोण ये देखिए, एक तो ये तल हो गया और एक ये तल हो गया। कोण बन कहां से रहा है, इस तल से कोण बन रहा है ना, इस तल से कोण बन रहा है, ठीक है। तो जहां से कोण बन रहा है वो तो क्या हो जाएगा, cos थीटा, और दूसरा वाला क्या हो जाता है, sin थीटा हो जाता है। तो ये ई बी cos थीटा आ जाएगा इसका मान, और इसका मान कितना आ जाएगा, ई बी sin थीटा, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से ये वेक्टर के लिए करते हैं, यहाँ पर देखिए ये भी देखिए कोण कहाँ से बना रहा है, इस अक्ष, इस तल से बना रहा है कोण, ठीक है। अब देखिए जहाँ से कोण बना रहा है वो तो क्या हो जाएगा, cos थीटा, और दूसरा तल देखिए, दूसरा तल ये वाला है इसका, ये वाला तल क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका भी मान आएगा, ये का भी मान आएगा, ये cos थीटा, और ये वाला जो तल है ये आपका क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपकी, ये sin थीटा, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये और ईबी का मान निकालते हैं, है ना। ये और ईबी का मान परिमाण है, ये वेक्टर और ईबी वेक्टर के परिमाण का मान निकालते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए एक और चीज, यहाँ पर देखिए त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा, त्रिभुज बन रहा है ना। ये क्या होगा, इसका लंब, ये क्या होगा, इसका आधार, और ये क्या होगा, इसका कर्ण होगा। पी बिंदु और बी बिंदु के मध्य ये क्या होगा, इसका कर्ण होगा, ठीक है। तो आपके पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब क्या है, यहाँ पर आर है ना, ये आर लंब है, तो आर का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, ए का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कर्ण स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर अगर उधर भेज दिया जाए तो अंडर रूट में आ जाएगा, ए बराबर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। तो ये हमारे के का मान आ जाएगा, मतलब कर्ण का मान आ जाएगा। और
मतलब P बिंदु और P बिंदु के मध्य की दूरी कितनी होगी, अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये इन दोनों के मध्य की दूरी। अच्छा ये देखिए ये जो दूरी आई है ये की सेम दूरी यहाँ पर भी होगी, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए लंब तो एक ही है, लंब समान है, आधार समान है, देखिए आधार इधर भी है इधर भी है, आधार भी समान है लंब भी समान है, तो कण भी तो समान हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा इधर r स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ठीक है। ये P बिंदु और A बिंदु के मध्य की दूरी आ जाएगी। अब देखिए हमें सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, EB और A वेक्टर का मान, EB वेक्टर, ठीक है, EB वेक्टर का परिमाण निकालना है। आपको पता है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, सूत्र क्या होता है, KQ बटा R का स्क्वायर होता है ना। यहाँ पर देखिए बिंदु P है B है, इस बिंदु P पर प्लस Q आवेश उपस्थित है। अब ये प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो आवेश है ना, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है, इस पर विद्युत क्षेत्र लग रहा है, बिंदु P पर प्लस Q आवेश उपस्थित है, इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र लग रहा है, ठीक है। तो उस विद्युत क्षेत्र का मान हमें निकालना है, किससे निकालेंगे, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से, जो कि क्या होता है KQ बटा R का स्क्वायर, मतलब बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। KQ Q मतलब क्या है, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र लग रहा है, तो इस आवेश का मान ले लिया, बटा इनके मध्य की दूरी कितनी है, देखिए अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है, B बिंदु और P बिंदु के मध्य की दूरी, तो बटे में क्या आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसी तरह से अपन ये वेक्टर के लिए निकालते हैं, ये वेक्टर परिमाण ये बराबर कितना आएगा, ठीक है। ये वेक्टर है, यहाँ पर देखिए माइनस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। और इस पर ये देखिए यहाँ पर P बिंदु उपस्थित है, तो P बिंदु पर इस माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र लगेगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, ये वेक्टर, ठीक है। अब देखिए आपको पता है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, KQ बटा R का स्क्वायर, है ना। यहाँ पर देखिए लगा देंगे KQ, अब इसके परिमाण की बात कर रहे हैं, तो ये माइनस क्यू का क्या हो जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा, Q बटा इनके मध्य की दूरी कितनी है, ए बिंदु और बी बिंदु के मध्य की दूरी रूट r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ठीक है। और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो इससे क्या पता चला है, समीकरण 1 हो गया ये, हमारा समीकरण 2, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये दोनों ही समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का मान क्या है, समान है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि EB बराबर ये बराबर कितना लिखा जा सकता है, KQ बटा, देखिए इधर भी KQ बटा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर भी ये का ही मान है, ठीक है। तो इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर सकता हूँ, KQ बटा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, EB बराबर ये बराबर कितना आएगा, KQ बटा R स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। एक बार जल्दी से यहाँ तक लिख लो, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमारा निकल चुका था, ये बराबर EB बराबर क्या आया था, KQ बटा R स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे बिंदु P की बात की जाए, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए इसके ना तीन डायरेक्शंस के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ रहा है। एक तो देखिए ऊपर की तरफ आ रहा है EB थीटा, और देखिए नीचे की तरफ भी आ रहा है EA sin थीटा, और एक इस दिशा में आ रहा है EB cos थीटा और EA cos थीटा, ठीक है। अपन ने क्या है, इसको घटकों के रूप में विभाजित कर दिया ना, EB वेक्टर और EA वेक्टर को घटकों के रूप में विभाजित कर दिया, तो अब सिर्फ घटकों की बात की जाएगी, हमारी बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए एक तो ये घटक हो गया, ये वाला घटक हो गया, और एक ये वाला घटक हो गया। सबसे पहले इन ऊपर वाला घटक और नीचे वाले घटक की बात करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए EB वेक्टर EB sin थीटा, ऊपर वाला घटक का मान कितना आ रहा है, EB sin थीटा, ठीक है। और नीचे वाला घटक है, इस नीचे वाले घटक का मान कितना आ रहा है, EA sin थीटा, नीचे वाले घटक का मान कितना आ रहा है, EA sin। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है कि नहीं, अगर आप देखोगे EA और EB इन दोनों का मान तो क्या है, समान है, EB और EA इन दोनों का मान तो क्या है, समान है, हम निकाल चुके हैं, ठीक है। दूसरी चीज sin थीटा, थीटा का मान भी समान है, ठीक, थीटा का मान भी समान है, तो sin का मान भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, मतलब ये वाला पद और ये वाला पद क्या है, समान है। लेकिन क्या है यहाँ पर दिक्कत,
इन दोनों की दिशा एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, काट देंगे, बैलेंस कर देंगे। हमारी बात समझ में, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों की दिशा क्या है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में, और परिमाण क्या है, समान है ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे। तो हमारे पास में रहेगा क्या, ये भी cos थीटा और ये cos थीटा, ठीक है। तो हमारे पास में क्या रहेगा लास्ट में, तो हम कह सकते हैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र E नेट इसके बराबर होगा, ये दोनों तो एक दूसरे से कट गए, तो क्या रह गया, Eb cos थीटा और ये cos थीटा, तो Eb cos थीटा प्लस ये cos थीटा, ये दोनों क्या है, एक ही दिशा के अंदर है ना, एक ही दिशा में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और ये दोनों क्या थे, एक दूसरे की विपरीत दिशा में थे, इसलिए एक दूसरे से क्या हो गए, कट गए, ये दोनों क्या हो गए, अप्रभावित हो गए। तो यहाँ पर देखिए Eb cos थीटा प्लस ये cos थीटा, दोनों का मान रख देते हैं समीकरण 1 से, तो Eb cos थीटा का मान कितना है, a क्यूब बटा r स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ठीक है, cos थीटा, और ये cos थीटा इसका मान भी a का यही है, a क्यूब बटा r स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर cos थीटा के रूप में, ठीक है। तो देखिए जोड़ देंगे इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा 2 a क्यूब बटा r स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। किसके बराबर होगा, E नेट के बराबर होगा, नेट के बराबर। अब देखिए, अब उस चित्र को ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए cos थीटा का मान क्या होगा चित्र के अनुसार, अगर आप देखिए इस त्रिभुज की बात करते हैं, आपको पता है एल एल बटा के होता है ना, तब क्या लाल बटा का, देखिए लाल बटा का, तो इससे लाल बटा का से cos थीटा का मान कितना आता है, cos थीटा बराबर कितना आता है लाल बटा का से, आधार बटा कर्ण, कितना आता है, आधार बटा कर्ण। अगर आप इस त्रिभुज की बात करेंगे, तो इस त्रिभुज में देखिए आधार क्या है, एक, तो यहाँ पर आधार की जगह क्या लिखेंगे, एक बटा कर्ण क्या है हमारा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो कर्ण की जगह क्या लिखेंगे, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और इसको ले लेंगे cos थीटा। तो यहाँ पर cos थीटा बराबर हमारे कितना आ जाएगा, a बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो ये cos थीटा का मान यहाँ पर रख देते हैं, कितना आएगा, k क्यूब बटा 2k क्यूब बटा r स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, cos थीटा के लिए क्या आएगा, 1 बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, अंडर रूट की जगह ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1/2 कर दूं भाग, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे आगे तो कितना आएगा, 2k क्यूब और a। अच्छा एक और चीज यहाँ पर देखिए, ये देखिए 2 आ रहा है, इसके साथ में q आ रहा है और a आ रहा है, ये पूरा पद, आपको पता है कि p बराबर द्विध्रुव, p बराबर कितना होता है, q गुना 2 होता है कि नहीं होता है ना, p बराबर कितना होता है, q गुना 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए q भी आ रहा है और 2a भी आ रहा है, तो इस पूरे को अपन किसके बराबर ले सकते हैं, p के बराबर ले सकते हैं ना, तो क्या रह जाएगा हमारे k p बटा, अब देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, इसकी घात भी कितनी है, एक, और आर स्क्वायर प्लस ए की घात, सॉरी आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर की घात कितनी है, 1/2 है, ठीक है। ये देखिए दोनों अंश समान है कि नहीं है, आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और यहाँ पर भी देखिए आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, अंश समान है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, 1 प्लस 1/2 मतलब कितना हो जाएगा, 3/2, आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ तक एक बार जल्दी से उतार दो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो तो यहाँ तक तो हमारा आ चुका था, ई नेट बराबर केपी बटा आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर की घात 3/2, यहाँ तक आ चुका था ना। अब अगर आप एक बार वापस चित्र को देखो, यहाँ पर देखिए आर और ए, आपको पता है कि द्विध्रुव है, द्विध्रुव के मध्य की दूरी क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है, बहुत ही कम मान होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर 2a है, 2a का मान बहुत कम होगा और आपने इस 2a के मान को भी क्या कर दिया था, यहाँ पे आधा कर दिया है। यहाँ पर a मान निकाला है ना, तो 2a के मान को भी आधा कर दिया, न्यूनतम का भी न्यूनतम मतलब नगण्य मान हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि r है, इस r का मान a की तुलना में बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, लास्ट वाली कंडीशन में अक्षय के लिए निकाला था, तो उस समय भी अपन ये की कंडीशन की थी कि r का मान क्या किया था, बहुत ज्यादा किया था a से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, a को क्या कर सकते हैं, नगण्य है। ठीक है, तो हमारा देखिए क्या माना जाएगा, kp बटा r का स्क्वायर, और r का स्क्वायर और इसकी घात क्या दे देगी, a स्क्वायर, तो प्लस का a स्क्वायर तो नगण्य हो गया, इसको हटा दिया, सिर्फ r स्क्वायर रहेगा, r स्क्वायर देख लिया, इसकी घात दी थी 3/2, 3/2 लगा दी, 2 से 2 कट गया, कितना आएगा, kp बटा r की घात 3 आ जाएगी, है ना। अच्छा, और अगर अपन दिशा की बात करें तो इसकी दिशा किस तरफ होगी, आपको पता है द्विध्रुव है, द्विध्रुव की दिशा किस तरफ होती है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है ना, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होगी, मतलब द्विध्रुव की दिशा किस तरफ होनी चाहिए, इस दिशा में होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर तो ये एक दूसरे को तो निरस्त कर रहा है, तो बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है, उसकी दिशा किस तरफ आ रही है, इस दिशा में आ रही है, जो कि द्विध्रुव की ठीक विपरीत दिशा में है ना, जो कि द्विध्रुव की क्या है, विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए अगर अपन यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो क्या था, पी के पता, और यहाँ के लिए देखिए इसकी विपरीत दिशा में, तो यहाँ के लिए यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, माइनस का पी के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए यूनिट वेक्टर क्या आएगा, माइनस का पी के, जो कि इसकी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, माइनस का पी के। ठीक है, और वेक्टर में क्वांटिटी क्या होती है, ये पी द्विध्रुव ये। तो ठीक है, तो हमारा लास्ट में रिजल्ट क्या आया, मतलब किसी द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय या विषुवृत्तीय तल पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आया था, ये भी वेक्टर बटा r की घात 3 कोष्ठक के अंदर माइनस का p है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सूत्र की सहायता से आप किसी भी द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश है आपके पास में, एक तो है एक तो है +5 माइक्रोकूलम और एक है आपके पास में -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर उपस्थित है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर उपस्थित है, और इनके मध्य बिंदु से 0.30 मीटर की दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आपको ज्ञात करना है। अक्षीय के लिए भी निकालना है और निरक्षीय के लिए भी निकालना है। ठीक है, यहाँ से मध्य बिंदु से 0.30 सेंटीमीटर की दूरी, 30 मीटर की दूरी पर। ठीक है, अच्छा 0.30 मीटर है, इसको अगर आप सेंटीमीटर ये काम करते हैं, जो सेंटीमीटर में दे रखा है ना, इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना, दो बिंदु आवेश +2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम परस्पर कितने हैं, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर उपस्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, आपके पास में आवेश हो, देखिए एक तो आवेश है Q1 बराबर कितना है, 10 का 5 माइक्रोकूलम, और Q2 बराबर कितना है हमारे पास में, -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, दूसरी चीज, इनके बीच की डिस्टेंस आपको पता है, देखिए ये दोनों आवेश क्या है, समान परिमाण के हैं, इनका परिमाण मतलब इनका मान तो समान है, ये भी देखिए 5 माइक्रोकूलम है, ये भी 5 माइक्रोकूलम है, और दिशा क्या है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में, और इनके मध्य की दूरी भी क्या है, बहुत कम है, 1 सेंटीमीटर बहुत कम दूरी होती है। ठीक है, इनके मध्य की दूरी भी क्या है, बहुत कम दूरी है। तो ये क्या है, एक तरह से द्विध्रुव की तरह कार्य कर रहे हैं, किसी तरह कार्य कर रहे हैं, द्विध्रुव की तरफ कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं इनके मध्य की दूरी को अपन 2a के बराबर मान सकते हैं ना। द्विध्रुव में क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी किसके बराबर होती है, 2a के बराबर होती है। तो इसकी दूरी है 1 सेंटीमीटर, इसको अपन ने किसके बराबर कर लिया, 2a के बराबर कर लिया। ठीक है, तो हमारा ये द्विध्रुव का मान कितना आ जाएगा, E बराबर कितना होगा, द्विध्रुव का सूत्र, दोनों में से किसी भी एक आवेश का परिमाण गुणा उनके मध्य की दूरी। तो यहाँ पर देखिए दोनों में से किसी भी एक आवेश का परिमाण ले लो, चाहे इसका लो चाहे इसका लो, दोनों का मान तो समान ही है। 5 माइक्रोकूलम परिमाण क्या है, 5 माइक्रोकूलम, तो 5 माइक्रो को क्या करते हैं, 10 की घात -6 सर से किया जाता है। ठीक है, और कूलम तो मात्रा के लिखने की जरूरत नहीं। 2a का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर अपन m के से मान निकाल रहे हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, तो 100 का क्या कर देंगे, हाफ दे देंगे, तो ये सेंटीमीटर मीटर में चेंज हो जाएगा।
1/100 का भाग दिया सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा, मतलब कितना आएगा मान 0.01 मीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान रख देते हैं, कितना है 0.01। ठीक है, और इसका मान मात्रा कितना था कूलाम, और इसका मात्रा कितना है मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर। सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, तो 100 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 10 की घात 2 के रूप में लिखा जा सकता है, 10 की घात 2 लिख दिया। ठीक है, 5 गुणा 10 की घात माइनस का 6, एक का तो मान दो, एक को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, 10 की घात 2 है, ये ऊपर जाएगा 10 की घात माइनस का 2 हो जाएगा, तो गुणा 10 की घात माइनस का 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 5, ठीक है, 10 की घात माइनस का 6 और 10 की घात माइनस का 2 अंश समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, तो ये घातें जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, माइनस का 6 और माइनस का 2 मतलब माइनस का 8, और मात्रा कितना था कूलाम इनटू मीटर, इसके बराबर p, मतलब द्विध्रुव आ गया, द्विध्रुव का मान आ गया हमारे पास में। अब अपन बात करते हैं, पहली कंडीशन है अक्षीय के लिए और दूसरी है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। सबसे पहले अक्षीय की बात करते हैं। ठीक है, आपको पता है अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर, द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, अपन ने कल की क्लास में निकाला था, कितना आया था मान हमारा E अक्षीय। ठीक है, बराबर कितना था, ये 2kp बटा r की घात p, है ना, ये सूत्र था हमारा। अगर आप इसको वेक्टर के रूप में लिखते हो तो यहाँ पर वेक्टर आ जाएगा, यहाँ पर भी वेक्टर आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा p कैप आ जाएगा। ठीक है, ये आता है अक्षीय के लिए, और निरक्षीय के लिए हमारा सूत्र अभी अपन ने निकाला है, कितना आया था, निरक्षीय के लिए निकालते हैं। यहाँ पर हम परिमाण की बात कर रहे थे, दिशा को प्रदर्शित यहाँ पर नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो सिर्फ परिमाण का मान दिखना है, दिशा को लिखने की जरूरत नहीं। तो देखिए 2 गुणा के का मान तो आपको पता है कि क्या है, कूलाम नियतांक, जिसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, 9 गुणा 10 की घात 9। p का मान अपने अभी निकाला है, कितना है 5 गुणा 10 की घात माइनस का 8, 5 गुणा 10 की घात माइनस का 8 बटा r की घात 3। r देखिए क्या है, मध्य बिंदु से जो बिंदु है उसकी दूरी, आपको पता है जब अपन ने निकाला था, देखिए अक्षीय स्थिति के लिए निकाला था, चाहे निरक्षीय स्थिति के लिए, अपन ने जो दूरी ली है, ठीक है, जैसे अक्षीय स्थिति की बात करते हैं ना, तो क्या था हमारा, देखिए यहाँ पर बिंदु था जैसे माइनस q और प्लस q। ठीक है, तो a और बिंदु b बचा, अक्षीय स्थिति की बात करोगे, इसके जो बीच का जो बिंदु था ना, बिंदु o, जो इसे समान दो भागों में a बांटता था, ये टोटल दूरी थी 2a थी, समान दो भागों में बांटता था। इस बिंदु से यहाँ पर देखिए अक्षीय स्थिति पर मान लिया कोई बिंदु p है, और इस बिंदु P पर इस द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, तो अपन जो r दूरी लेते थे वो बिंदु O से लेकर के P के बीच की दूरी थी। r दूरी क्या थी, O और P के बीच की दूरी थी ना। तो यहाँ पर भी देखो, अगर आप यहाँ पर आपको क्या किया, इनके मध्य बिंदु से 0.30 मीटर की दूरी पर, मतलब मध्य बिंदु है, ये जो द्विध्रुव आपको दे रखा है, इसके जो बीच का बिंदु है, मध्य बिंदु है, इससे 0.30 मीटर की दूरी पर जो बिंदु उपस्थित है, उस बिंदु पर आपको अक्षीय और निरक्षीय के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चित्र में ये जो क्वेश्चन में बता रहा है कि 0.30 मीटर की दूरी पर, मतलब r का मान आपको दिया गया है, यहाँ पर r बराबर कितना है 0.30 मीटर की दूरी पर मध्य बिंदु से बिंदु P उपस्थित है, और इस बिंदु P पर अक्षीय और निरक्षीय के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर r का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 0.30 मीटर, मीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर अपन मीटर में लिख देते हैं, इसका मान 0.30। ठीक है, अच्छा मीटर में, अच्छा घात कितनी है इसकी 3 है, तो 3 लगा दी घात, क्या पता चला था, इससे आगे बढ़ते हैं, क्या है 2 गुणा 9 कर दिया, 9 का गुणा कर दिया 5 से पहले। ठीक है, 9 पंचे 45 ना, और 45 का गुणा किया 2 से, तो मतलब कितना आ जाएगा 90, 90 गुणा 10 की घात है, अंश समान है तो घातें जुड़ जाएगी, 9 माइनस का 8 मतलब कितना आ जाएगा 10 की घात 1 आ जाएगा। ठीक है ना, बटा 0.30 बटा 10 की घात 10 की घात 2 इसको ऊपर लेके जाएंगे, 30 गुणा 10 की घात माइनस का 2 आ जाएगा, और इसकी घात कितनी थी। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, 10 की घात 3 है, सॉरी यहाँ पर 30 गुणा 10 की माइनस का 2, और इस पूरी की घात कितनी है 3 है, अगर 30 का क्यूब निकालना है, स्क्वायर में निकालना, क्यूब निकालना है, 30 गुणा 30 कर देंगे,
कितना आ जाएगा 900, 30 है 0 से 0, 30 है 3 से 90, 900 आ जाएगा। अब 900 गुणा 30 करना है, 0 0 और 27 और 0 ठीक है, तो 27,000 आ रहा है ना, 900 गुणा 90 27,000। तो 90 का गुणा कर दिया 10 से, तो कितना आ जाएगा 900 बट्टा 27,000 गुणा 10 की घात माइनस का 2 है और इधर 3 है, 3 का गुणा कर दिया 2 से, क्या आ जाएगा 10 की घात माइनस का 6। काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया ठीक है, 9 का भाग दिया सीधा इसमें 270 में ठीक है, तो कितने बढ़ जाएगा और दिया 30 बढ़ जाएगा मान ठीक है, तो 1/30 आएगा, 1/30 और 10 की घात माइनस का 6, इसको ऊपर लेके गए 10 की घात प्लस का 6 हो जाएगा, 10 की घात 10 का 6। अब ये जो 10 की घात 10 का 6 है ना, इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 6 इसके रूप में लिखा जा सकता है, और नीचे 30, क्योंकि देखिए अंश समान है, घातें जुड़ जाएगी तो वापस 6 4 हो जाएगा, तो अंश समान है घातें जुड़ जाएगी तो 4 और 2 वापस वापस 6 आ जाएगा हमारा ठीक है। तो 10 की घात जो 2 है इसको आप 100 के रूप में लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर भाग दे दिया, 30 का भाग दे दिया, 0 से तो 0 काट दिया, 3 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 9 आएगा, फिर वापस पॉइंट लगेगा 10 आएगा ठीक है, वापस 3 का भाग देंगे 3 बार जाएगा 3 बार, तो हमारा आंसर कितना आएगा 3.33 गुणा 10 की घात 4, मात्रा कितना रहेगा न्यूटन बटा कूलम, ये हमारा आंसर आएगा अक्षीय स्थिति के लिए ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। एक बार जल्दी से इसको नोट कर, इसके बाद अपन बात करते हैं निरक्षीय स्थिति के लिए। निरक्षीय स्थिति में क्या होगा, आपको पता है निरक्षीय स्थिति के लिए किसी बिंदु पर ना निरीक्षकन या विषुवतीय, उसके लिए किसी बिंदु पर किसी उसके लिए अगर आपके पास कोई बिंदु है और उसके निरीक्षीय स्थिति की बात करते हैं, विषुवतीय तल पर कोई बिंदु उपस्थित है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आपने निकाला था अभी, कितना आया था E निरक्षीय बराबर कितना आया था AP बटा R की घात 3, ये आया था AP बटा R की घात, यहाँ पर K का मान कितना है 9 गुणा 10 की घात 9, T का मान कितना निकाला हमने 5 गुणा 10 की घात माइनस का 8, 5 गुणा 10 की घात माइनस का 8 बटा R की घात 3, तो R कितना था 0.30 मीटर में, और इसको करने का लिखा था 30 गुणा 10 की घात माइनस का 2, पॉइंट हटाते तो नीचे क्या आता 100 आ जाता, 100 को लिखते 10 की घात 2 और 10 की घात 2 को ऊपर लेके जाते 10 की घात माइनस का 2 हो जाता, 10 की घात कितनी आ जाती थी 3 आ जाती, इसको सॉल्व किया था हमने, कितना आया था तो ऊपर लाइन को लिखते थे 10 की घात 9 10 की घात 9, अब 5 गुणा 10 की घात माइनस का 8 बटा 30 का 30 की घात 3 कितना आएगा 2700, 27,000 गुणा 10 की घात माइनस का 2 और 10 की घात 3 कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस का 6, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9 का गुणा कर दो 5 से कितना आ जाएगा 45, 10 की घात 9 और 10 की घात माइनस का 8, तो क्या आ जाएगा 10 रह जाएगा बटा 27,000, और यहाँ पर देखो 10 की घात माइनस का 6 ये ऊपर चला जाएगा ठीक है, तो गुणा में 10 की घात प्लस का 6 आ जाएगा, अब 1 0 से 1 0 कट गया ठीक है, 9 के बारे से काटो इसको, 9 पंचे 45 और इसको काटो 9 3 27 और 3 रह जाएगा, 5 से काटो इसको 5 6 30 ठीक है, मतलब 60 रहेगा ठीक है, क्या आ रहा है 10 की घात 6 बटा 60 आ रहा है ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे 10 की घात 6 है, इसको ऐसे लिखोगे 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 4 बटा 60 है ना, अंश समान है घातें जुड़ जाएगी 4 और 2 वापस 6 हो जाएगा, अब यहाँ पर 10 की घात जो 2 है इसको लिख लो 100 लिख लो, 0 से 0 काट दिया, 6 का दे दो, इसमें भाग कितनी बार जाएगा एक बार, पीछे कितना रहेगा 4 लगा तो पॉइंट 40, तो 6 36
6 बार जाएगा, पीछे कितने रहता है, पीछे कितना रहेगा 4, वापस पॉइंट लगेगा तो पॉइंट के कारण 0 आएगा तो 40 हो जाएगा, वापस 6 बार जाएगा तो हमारा आंसर कितना आएगा 1.66 गुणा 10 टू द पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम, ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज की क्लास में अपन इतने पढ़ेंगे, कल इससे आगे फिर करेंगे। धन्यवाद।